हेलो, एज वी हैव स्टडीड इन यूनिट नंबर सेकंड कैथोड रेज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड रेज यानी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, देन वी हैव स्टडीड अबाउट थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल विद लिमिटेशन। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते क्या है, जो कि मैक्सवेल ने दिया था। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखें तो आपके पास ये जो एक्सिस है, ये लाइन ऑफ प्रोपेगेशन है, डायरेक्शन जिसके थ्रू वेव प्रोपेगेट कर रही है। यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है स्ट्रॉन्ग लाइन में, इस डॉटेड लाइन में मैग्नेटिक फील्ड आपके पास लगाया गया है। तो जैसे कि अगर हम किसी पॉन्ड में एक पत्थर फेंकते हैं, ये आपके पास कोई पॉन्ड है, कोई तालाब, इसमें पत्थर फेंका गया, तो ये पत्थर तो यहाँ पे गिरा और यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस होती है, मैकेनिकल वेव्स, और वो धीरे धीरे यहाँ से प्रोड्यूस बिल्कुल कॉर्नर तक जाती है। तो वो मैकेनिकल वेव है, उनको चलने के लिए मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, उनको चलने के लिए मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आपके पास जो होंगी उनको डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ठीक है भाई, इनको चलने के लिए किसी की भी डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इनका मतलब क्या है, ये आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास है ऑसिलेट हो रही जिस भी डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास होंगी वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ प्रोपेगेशन एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन या लाइन ऑफ प्रोपेगेशन। आपके पास जो लाइन ऑफ प्रोपेगेशन यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, उनके भी आपके पास डायरेक्टली परपेंडिकुलर होंगी। नेक्स्ट आपके पास इनकी जो स्पीड होगी दैट इज नियरली इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू लाइट स्पीड। लाइट की स्पीड आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इनके ही बराबर इनकी स्पीड्स होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होंगी, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ प्रोपेगेशन। तो इनकी जो स्पीड होगी दैट स्पीड ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होंगे वो किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रेवल करने के लिए। जबकि आपको पता था जो हमने मैकेनिकल वेव्स देखी बताई थी मैंने पॉन्ड वाले एग्जांपल से, उनको चलने के लिए किसी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि मटेरियल नॉन मटेरियल किसी भी मीडियम से आपके पास ट्रेवल कर सकती है। नाउ कम्स टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। वेव मोशन की आपके पास करेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी, तो जिसमें आपके पास पहला पॉइंट रहेगा भाई वेवलेंथ। ठीक है भाई, वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, दिट इज कॉल्ड लैम्बडा। ठीक है, सिंपल आपके पास लैम्बडा हम इसको बोलते हैं। तो लैम्बडा क्या होता है कि अगर आप ये जो वेव का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, अपर पार्ट जो होता है उसको क्रस्ट, लोअर पार्ट उसको ट्रफ बोलते हैं। तो क्रस्ट फिर ट्रफ, क्रस्ट फिर ट्रफ। तो अगर आप यहां से चलते हैं और यहां से ट्रेवल होते हैं, अगर आप दोबारा यहीं पे पहुंच जाते हैं, यानी कि अगर आप यहां से चलते हैं तो यहां से चले, ये आपने कवर किया और फिर यहाँ पे पहुंच गए, यानी कि एक क्रस्ट और फिर दूसरा क्रस्ट। ठीक है भाई, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ के बीच की दूरी दैट इज कॉल्ड लैम्बडा। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो आपके पास हुई दैट इज कॉल्ड लैम्बडा। अगर यहां से देखें तो भी एक ही बात हो तो। ठीक है भाई, तो डिस्टेंस क्या, वेवलेंथ क्या होगा, इट इज द डिस्टेंस, इट इज आपके पास इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive क्रस्ट और ट्रफ। दो लगातार क्रस्ट या ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलेंगे, जिसको लैम्बडा से लिखते हैं। और भाई जब डिस्टेंस ही है तो अगर मेरे को यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, जब डिस्टेंस ही है तो यूनिट आपके पास मीटर, सेंटीमीटर, आप जिसमें भी लेते हैं, नैनोमीटर, क्योंकि आप डिस्टेंस की यूनिट देखेंगे, एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई, नैनोमीटर क्या होता है 10⁻⁹ मीटर, एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर, पिकोमीटर कितना होता है 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है भाई, तो आपके पास यूनिट जो आपके पास होंगी डिस्टेंस वाली इसके पास यूनिट होंगी। सेकंड आपके पास डेफिनेशन आती है भाई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में, इन 1 सेकंड, एक किसी भी एक पॉइंट से, आप कोई भी एक पॉइंट मेजर अज्यूम कर ले, एक सेकंड में एक पॉइंट से कितनी बार वेव आपके पास ट्रेवल होती है, यानी कि आपके पास वहां से गुजरती है। यानी कि आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड। एक सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास होती है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी सिंपल सी भाषा में क्या हुआ भाई, साइकिल कितने में, इन 1 सेकंड।
तो साइकिल पर सेकंड CPS बोल देते हैं इसको, PS की यूनिट हो जाएगी, या फिर वैसे यूनिट क्या बोलते हैं HZ, जिसको आप हर्ट्ज से बोलते हो, हर्ट्ज इसकी यूनिट हो जाएगी HERZ। तो आप हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट सेकेंड, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड आपके पास एक पॉइंट से जो होंगी, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, फिर आपके पास एक टर्म और आती है, दैट इज वेव नंबर। नेक्स्ट अपने पास पॉइंट क्या आएगा भाई, वेव नंबर। वेव नंबर जो होता है इसको लैम्बडा से लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं, वी को थोड़ा ऊपर से क्रॉस करना है, न्यू बोलते हैं इसको, NU। तो फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय न्यू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय न्यू। लैम्बडा डिनोटेड किसके लिए करते हैं हम, वेवलेंथ के लिए। और वेव नंबर का डिनोशन किसका होगा, जो आपने फ्रीक्वेंसी के लिए किया था न्यू, उसके ऊपर एक डैश लगा दो, न्यू बार। तो न्यू बार इज इक्वल टू 1 लैम्बडा। सिंपल आपके पास जो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो लैम्बडा डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट एंड ट्रफ्ट, फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में एक पॉइंट से कितने आपके पास वेव्स पास होंगे, वेव नंबर रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ को उल्टा कर देंगे, दैट इज इक्वल टू वेव नंबर। तो इनमें जो आपके पास इनको निकालने का जो आपके पास एक फॉर्मूला आता है, दैट इज इक्वल टू C, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू क्रॉस लैम्बडा। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा, वेवलेंथ, स्पीड। अगर इन तीनों रिलेशनशिप देखा जाए तो ये आपके पास रिलेशनशिप रहेगा। अगर मेरे कभी इसमें फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो भाई क्या फॉर्मूला, ये नहीं बन सकता आपके पास लैम्बडा, अगर किसी को निकालना तो लैम्बडा इज इक्वल टू C अपॉन न्यू। अगर मेरे न्यू निकालना तो C अपॉन लैम्बडा। तो अगर इसी फॉर्मूले का हम आगे यूज करेंगे तो ये आपके पास एक रिलेशनशिप इसके अंदर यूज होगा। तो हमने वेवलेंथ पढ़ा, फ्रीक्वेंसी पढ़ा, वेव नंबर पढ़ा, इनके फॉर्मूला आपके पास हुआ। वेलोसिटी क्या होता है भाई, सभी को पता है। डिस्टेंस आपके पास जो होता है, डिस्टेंस आपके पास जो है दैट इज ट्रेवल आपके पास होगा इन मीटर पर सेकंड, जिसको हम डिस्टेंस ट्रेवल आपके पास जो होता है इन 1 सेकेंड, वो आपके पास होगा। वेव के जरूरत पड़े तो हम इसको वेलोसिटी बोल देंगे, वो आपको पता है कितना होता है। इस केस में हम C बोल देते हैं, बाकी केस में V मानते हैं। तो 3 × 10⁸ अगर हम वेव्स की बात कर रहे हैं, तो लाइट की वेव की बात कर रहे हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई, ये आप क्रस्ट की हाइट को देख रहे हैं, क्रस्ट ऊपर वाला हिस्सा, तो हाइट जो होगी उसकी, या ट्रफ्ट में देखें तो उसकी डेप्थ, गहराई कितनी है, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड आप डेफिनेशन लिखना, इट इज द हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, उसको आप क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। तो हाइट और डेप्थ तो डिस्टेंस ही, तो इसकी भी आपके पास यूनिट जो होगी एम्पलीट्यूड की भी, एम्पलीट्यूड जो है आपके पास, इसकी भी जो डिस्टेंस ही यूनिट होगी, यानी कि इसको भी हम मीटर सेंटीमीटर में ही मापेंगे। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगा रखा है कि जितने भी आपके पास कंट पॉइंट दिख रहे हैं इनको हम नोड्स बोलते हैं, और नोड्स वो पॉइंट होता है जहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 होता है। ऐसा पॉइंट जहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 होगा उसको हम नोड बोल देंगे, ठीक है भाई। वैसे अगर इलेक्ट्रॉन्स की भाषा में देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी 0 होती है, उसको हम नोड बोल देते हैं। तो एम्पलीट्यूड आपके पास किसी का ट्रफ का ऊंचाई या ट्रफ की जो आपके पास गहराई होगी उसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे। डिस्टेंस है तो मीटर सेंटीमीटर में मापेंगे इसको। इंटेंसिटी मापने का काम आता है, बता देता हूँ। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी अपने इस सिलेबस के हिसाब से, इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है भाई। तो डिस्टेंस यहाँ पे इंटेंसिटी को हम आप यहाँ से मेजर आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास पॉइंट लिखा है दैट इज टाइम। जो टाइम जो होगा, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जो होता है वो आपके पास क्या होता है, टाइम एक वेव को एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक साइकिल को कंप्लीट करने में मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। और दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ, आपके पास वेलोसिटी का रेसिप्रोकल होगा। तो इन सब से हम फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होगा, तो हम इनसे इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। सभी के आपके पास फॉर्मूला है, टाइम 1/न्यू, एम्पलीट्यूड, एरिया, सॉरी हाइट है, वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं C। हमें इस केस में, लाइट केस में याद भी है, वेव नंबर 1/λ, और इन दोनों के रिलेशनशिप आप पढ़ चुके। क्या रिलेशन था, C इज इक्वल टू न्यू क्रॉस लैम्बडा। तो आप यहाँ से कोई भी वैल्यूज को हम निकाल पाते हैं। न्यूमेरिकल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, आपको वेव नंबर निकालना है, और फिर वेव रेडिएशन हैविंग लैम्बडा यानी कि वेवलेंथ इज इक्वल टू 480 नैनोमीटर। तो अपने को लैम्बडा गिवन है 480 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है भाई। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 480
इंटू 10⁻⁻9 मीटर। स्पीड आपको पता है कितना है लाइट के, इसमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसीलिए हमने इसको मीटर में चेंज किया है। तो जब ये दोनों चीज़ें आपको पता ही है तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप। ठीक है भाई, तो c बाई लैम्बडा हो जाएगा। c की वैल्यू 3 × 10⁸, लैम्बडा की वैल्यू आपके पास कितनी है भाई 480 10⁻⁻9। और आप इनकी कैलकुलेशन करेंगे और जैसे इनकी कैलकुलेशन करेंगे आपके पास आंसर आएगा 6.2 10⁻14 के आसपास। तो ये आपके पास जो है ये इनकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी आ गई हर्ट्स में, फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई, हमें अगली चीज़ क्या निकालनी है भाई वेव नंबर। वेव नंबर का फॉर्मूला क्या था 1/λ। 1 लैम्बडा कितना है 482 10⁻⁻9। ठीक है भाई, तो ये तो आपके पास फॉर्मूला यूज हुए थे लास्ट में जो मैंने लिखे थे। आपके पास ये फॉर्मूला था, एक ये फॉर्मूला था, लास्ट में टी का फॉर्मूला था 1/न्यू वाला। तो इन फॉर्मूलों की मदद से हम इन सबको वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें हम देख लेंगे इनको। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। जैसे कि हम एलिमेंट को किसी को भी रिप्रेजेंट करते हैं तो जो उसका जो फॉर्मूला होता है, ये आपके पास सिंबल लिखे यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा, ऊपर उसका एटॉमिक मास या मास नंबर लिखा जाएगा। वेरी इजी टॉपिक। जैसे कि आपने कार्बन अभी 6 एटॉमिक नंबर 12 आप यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है भाई, लेकिन हमें तो इनको अलग अलग लैंग्वेजेस में मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर आपको निकालने हैं तो आप इनको किस हिसाब से करेंगे वो देखना है। तो जैसा कि हमें पता है जो आपके पास न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है भाई, सारा मास वहाँ पे होता है। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो आपके पास होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू मास नंबर। तो वही आपके पास मास जिसको हम ए से लिख देते हैं, ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो आपके पास उसके बराबर होता है। मैं फिलहाल मास के लिए लिख देता हूँ, एम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, आपको ध्यान रह जाएगा। तो आपके पास मास नंबर होता है। हमें पता है अगर एटम आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज वार्ज नहीं है, तो प्रोटॉन एटम पूरा आइसोलेटेड है। जैसे अपने पास सोडियम लिख दिया, कोई चार्ज नहीं लिखा इसके ऊपर, तो मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होंगे। हमने लास्ट में बार बार बोला था कि एटम जो होता है ओवरऑल न्यूट्रल होता है, तो इतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है भाई, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव इसके ऊपर लगा है एटम के ऊपर, तो अगर कहीं पे पॉजिटिव पार्ट लगा है, इसका मतलब उतने ही वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। जैसे मैंने 1 पॉजिटिव लिखा तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 2 पॉजिटिव लिखा जैसे मैंने यहाँ पे 1 पॉजिटिव लिख दिया, मतलब सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है यहाँ पे। अगर मैं 3 पॉजिटिव लिख दूँ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुके हैं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव कहीं पे आता है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव आएगा। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कंबाइनली न्यूक्लियॉन्स भी बोल देते हैं। अगर आपसे कहे कोई न्यूक्लियॉन्स निकालना मतलब आपको P+N जोड़ के निकालना है, तो आपको कोई सिंबल मिल सकता है, किसी को लिखना आ सकता है। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपको निकालने होंगे। जैसे कि अपने पास क्वेश्चन है, यहाँ पे नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, सल्फर 2 नेगेटिव, पोटेशियम 1 पॉजिटिव लिखा है। यहाँ पे मास नंबर लिखे हैं, ये एटॉमिक नंबर लिखे हैं। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को A से रिप्रेजेंट किया हमने। यहाँ पे आपके पास प्रोटॉन दिए गए, यहाँ पे आपके पास न्यूट्रॉन दिए गए, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन लिखे गए। तो जो बाकी जो जगह बच गई आपको फिल आउट करनी है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन से चले, ये अच्छा अभी तक जो हमने पढ़ा उनके हिसाब से पता चल गया कि जो एटॉमिक नंबर जो होता है आपके पास, जिसको हम Z से लिखते हैं, मैंने क्या बताया प्रोटॉन के बराबर ही होता है। अब देखिए हमें कार्बन में प्रोटॉन 6 होते हैं, एटॉमिक नंबर भी उसका 6 ही होता है, तो प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। और जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है वो मास नंबर होता है, जो कि न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं हम उनको। तो अगर आप पहले क्वेश्चन में चले, इसमें आपको Zn की वैल्यू दे रखी है, न्यूट्रॉन्स दे रखे 7। ठीक है भाई, अब तो न्यूट्रॉन 7 दे रखे अपने को, फिर अपने को एटॉमिक नंबर भी 7 दे रखा है। एटॉमिक नंबर मतलब Z, और Z इज इक्वल टू P, तो P+N को जोड़ देता हूँ तो मास नंबर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 14। तो इसमें मास नंबर कितना आ गया भाई आपका 14, और एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होते तो ये भी आपके पास 7 हो गया। ठीक है भाई, एटम के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लगा नहीं तो ये भी आपके पास 7 ही हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये आपके पास पहले का आपके पास सारे आंसर हो जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट को करें तो यहाँ पे आपके पास मास नंबर 27 दिया गया है। ठीक है भाई, मास नंबर जो आपके पास है वो 27 दिया गया है, और मास नंबर क्या होता है P+N। एटम के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, और जब चार्ज है नहीं जिसका मतलब एटम जो आपके पास न्यूट्रल है, तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 13 दे रखे, तो 13 ही प्रोटॉन मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में प्रोटॉन कितने हो गए 13, तो N की वैल्यू कितनी आ गई भाई 27 - 13 14, तो N आपके पास 14 होगी इस क्वेश्चन में।
ठीक है भाई। और इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन के बराबर ही होंगे, तो ये भी आपके पास 13 हो जाएंगे और ये भी आपके पास 13 हो जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन सॉरी एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन भी आपके पास इक्वल ही होते हैं। तो ये आपके पास सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट का तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट भी वेरी सिंपल आपके पास क्वेश्चन है। मास नंबर 32 दे रखा है, प्रोटॉन की संख्या 16 दे रखी है। ठीक है भाई, तो पहले 32 प्लस 16 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो आपके पास न्यूट्रॉन भी आपके पास 16 हो जाएंगे, तो न्यूट्रॉन भी 16 एटॉमिक नंबर के बराबर ही, एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो ये भी आपके पास हो गया। इलेक्ट्रॉन बच गए, थोड़ा ध्यान से करना इस क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्रोटॉन के इक्वल होते हैं अगर आपके पास एटम इस स्टेट में होता, आइसोलेटेड न्यूट्रल स्टेट में होता। तो अगर ऐसा होता तो भाई 16 एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि प्रोटॉन होते हैं, तो 16 ही इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए थे। लेकिन इसके ऊपर 2 नेगेटिव भी है, मैंने पीछे बताया जब भी नेगेटिव चार्ज आता है वो किसके लिए आएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने गेन किया भाई इसने, 2। कितना नेगेटिव इसके ऊपर, 2 नेगेटिव। कितने गेन किए हैं, 2, तो 2 इसमें ऐड कर देंगे, गेन तो किया है। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है यहाँ पे, 18। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, उसके ऊपर के पॉजिटिव लिखा है, तो पॉजिटिव को ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा ये। चलो देखते हैं आपके पास न्यूट्रॉन्स की संख्या आपके पास, तो वही हमारा फॉर्मूला मास इज इक्वल टू पी प्लस एन। न्यूट्रॉन्स आपको क्वेश्चन में 20 दिए गए हैं भाई। ठीक है भाई, न्यूट्रॉन्स जो आपके पास क्वेश्चन में 20 दिए गए, प्रोटॉन अपने को पता नहीं है, मास नंबर अपने को पता नहीं है, तो पहले प्रोटॉन निकाल लेते हैं। तो अगर हम चले, इलेक्ट्रॉन दे रखे आपको क्वेश्चन में 18। ठीक है भाई, ऊपर कितना है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एक निकाला हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई 18 तो निकालने के बाद है, तो पहले जो के, ये तो किसका इलेक्ट्रॉन है, के पॉजिटिव का, तो आप के का नहीं बता सकते क्या, के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, एक निकाला हुआ, तो पहले कितने थे इसमें, 19। और अगर ये 19 है, यानी कि के में 19 इलेक्ट्रॉन होते, इसका मतलब ये उसका प्रोटॉन भी 19 होंगे, और प्रोटॉन अगर 19 हो गए हैं तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा आपके पास, 39। तो ये आपके पास टेबल आपके पास ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो अपने के 1-2 डाटा चाहिए, उसकी मदद से अगर आपके पास ये 500 क्वांटिटी में 2 डाटा, तो आप बाकी बचे हुए डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट में अपने पास है भाई, दैट इज आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स। ठीक है, अपने छोटी मोटी क्लास में फिर इनको पढ़ा है। अगर ये अपने पास रिलेशनशिप है एक, यानी कि मास नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यहाँ पे मैं प्रोटॉन को फिक्स कर देता हूँ एक बार, इसको मैं कांस्टेंट कर लेता हूँ, एन बढ़ाऊंगा तो ये भी बढ़ेगा, सिंपल है, तो आप कर दे सकते हैं। अगर इसको घटाऊंगा तो ये भी घटाऊंगा। तो पहले अपना डेफिनेशन क्या है, आइसोटोप आपने पढ़ रखे हैं जिनके सेम एलिमेंट डिफरेंट मास नंबर हो, और मास नंबर डिफरेंट कब होगा, जो ये तो मैंने फिक्स कर रखा है, तो मैं न्यूट्रॉन के चेंज करने पे होगा। तो सिंपल सी बात क्या है, आपके पास न्यूट्रॉन आइसोटोप बनने के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है, तो न्यूट्रॉन्स आपके पास रेस्पॉन्सिबल होंगे इन सब के लिए। न्यूट्रॉन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं आइसोटोप के फॉर्मेशन के लिए। आइसोटोप क्या होता है, सेम एलिमेंट डिफरेंट मास नंबर होना चाहिए। सिंपल सा एग्जांपल जो आपने पढ़ा है, H11, H12, H13, जो 10th में आपके पास आता है, हाइड्रोजन, प्रोटीन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन सभी में आपके पास मास नंबर 1, 2, 3 है, लेकिन एटॉमिक नंबर फिर सेम। एटॉमिक नंबर सेम किसका होता है, सेम एलिमेंट का, तो सेम एलिमेंट का। तो आप डेफिनेशन को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपके पास है डिफरेंट एलिमेंट, सेम मास नंबर होना चाहिए। मास नंबर जो उनका सेम होना चाहिए, जैसे कि आप पोटासियम देखें आप, तो 40 मास नंबर, 19 आपके पास। कैल्शियम देखें 20, 40। ठीक है भाई, तो इस टाइप के जो भी आपके पास होंगे उनको हम देखें। स्कैंडियम भी आपके पास इस कैटेगरी में आ सकता है, 21, 40। ये आइसोटोप, इनको हम आइसोबार बोल देते हैं। तो ये आपके पास न्यूट्रॉन्स होंगे। देखो एक बात देखो, आइसोटोप के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज आपके पास, कि आइसोटोप में इलेक्ट्रॉन सेम है। सही बात है भाई, आइसोटोप आप जो भी ले उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सेम मिलेगी ही, क्योंकि प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन सेम मिलेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो आपको पता है जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, उनमें जो भी केमिकल प्रॉपर्टी होती है किस पे डिपेंड करती है भाई, इलेक्ट्रॉन्स पे। जब इलेक्ट्रॉन ही सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज आएगा नहीं। तो जो आपके पास आइसोटोप होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल डिफरेंट हो सकती है लेकिन केमिकल सेम होंगी, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी सेम है। ऐसे आपके पास जो वहां पे लिखा है आइसोटोन्स, तो आइसोटोन्स वो होते हैं जहां पे न्यूट्रॉन सेम होते हैं। ऐसे स्पीशीज जहां पे न्यूट्रॉन सेम रहेंगे उनको हम आइसोटोप बोलते हैं। जैसे कार्बन के लिए आपके पास ये हो गया, ऑक्सीजन आपके पास ये हो गया। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे भाई, कुछ ही फॉर्मूले से निकालेंगे, तो सीधा निकाल लेते हैं हम। 14 मास नंबर माइनस प्रोटॉन 8 हो जाएगा, 16 माइनस 8 तो 8 हो जाएगा। तो ऐसे को हम बोलते हैं न्यूट्रॉन्स, आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स जहाँ पे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहेंगे, आइसोबार डिफरेंट एलिमेंट सेम मास नंबर, आइसोटोप सेम एलिमेंट डिफरेंट मास नंबर आपके पास, ये आइसोटोप में आ जाएंगे।
आइसोटोप होने के लिए न्यूट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होंगे, और सेम इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या रहती है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आएगा नहीं। फिजिकल कैन बी डिफरेंट, मैं लिख देता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज मे बी चेंज्ड या डिफरेंट, मे बी डिफरेंट हो सकती है इन केस ऑफ आइसोटोप। यहाँ पे एक डेफिनेशन हो सकती है भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। ऐसे स्पीसीज जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूँ सोडियम 1 पॉजिटिव, F1 नेगेटिव, Mg 2 पॉजिटिव, Al 3 पॉजिटिव, N3 नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। सोडियम 11 नंबर पे आता है, एक पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई 10। F 9 नंबर पे आता है, एक नेगेटिव लिखा है, ऐड करेंगे 10। 12 नंबर पे आता है, 2 माइनस करेंगे 10, तो सभी में आप काउंट करेंगे तो 10 ही इलेक्ट्रॉन है। तो स्पीसीज या आयंस विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनको हम क्या बोल देंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आपके पास कोई क्वेश्चन होता है उसमें आपके पास 4-5 चीजें लिख के दे देगा, कह देगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक छाट के दो, इसमें तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने। आइसोटोप छाट के दो, तो आइसोटोप में आप एलिमेंट देखना कौन सा सेम है, उनके मास नंबर डिफरेंट मिलेगा। आइसोबार निकालने हो सकते हैं, किसी का आइसोटोन्स आपको निकालने हो सकते हैं। तो आइसोबार आइसोटोन्स हो, आपको सिंपल थिंग्स आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में। ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 0.18 ग्राम ऑफ फॉस्फोर 15 और 13 उसका मास दिया गया है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने, पहले इस वाले फॉर्मूले से आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालो। तो न्यूट्रॉन 15 आएंगे, दिस माइनस दिस, प्रोटॉन साफ 15 दिखाए रखे, इलेक्ट्रॉन भी इसने 15 लिख रखे हैं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस एलिमेंट के लिए पता चल गया, लेकिन इसके लिए नहीं निकल, अपने कितने ग्राम में निकलवाया है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन हमने मोल कॉन्सेप्ट में किया था। तो भाई पहले इसके मोल निकाल लेते हैं। मोल निकालेंगे तो मोल निकालने का फॉर्मूला गिवन वेट अपॉन मास नंबर 30, जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे 0.06 आपके पास मोल आ जाएंगे। ठीक है भाई, 0.06 सॉरी 1 0 रहा है, 0.06 मोल आपके पास आ गए। मोल से एटम कैसे निकालेंगे भाई, अपन को इसके लिए एटम निकालने, एटम कैसे निकालेंगे 0.006 मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये आपके पास इसके एटम आ गए। अब एटम निकल गया, अब आप इलेक्ट्रॉन निकालो, प्रोटॉन निकालो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, जो निकालो से मल्टीप्लाई करो। अगर आपको न्यूट्रॉन निकालने हैं तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे इस आंसर को भाई, जितने न्यूट्रॉन है 15 से। अगर प्रोटॉन निकालने हो तो प्रोटॉन कितने 15, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जितना भी जो कुछ निकालना हो यहीं से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो इलेक्ट्रॉन इसमें 15 है तो बैलेंस लिख देंगे भाई 2, 8 और 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फाइंड आउट ऐसे करोगे, पहले मोल निकाल के एटम निकालेंगे। ओके।